हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका हम रैपिड रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो यूटी की यानी कि यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिनका कल यूनिट टेस्ट है या फिर स्कूल एग्ज़ाम है या फिर नीट जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में क्या है कि क्लासिफिकेशन के आगे प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले आए थे एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। इन्होंने दो ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किया था, पहला वाइट ब्लड, दूसरा रेड ब्लड। रेड ब्लड को का एनाइमा, ठीक है, एनीमिया, और वाइट ब्लड को का एनाइमा। ठीक है, और प्लांट्स को भी हर्ब शर्ब्स एंड ट्रीज में किया था। ठीक है, रैपिड रिवीजन है तो हम जल्दी से इसको रिकैप करने की कोशिश करेंगे। अब कार्ल लिनेस है, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, प्लांटे एंड एनिमलिया। ठीक है, इनके दो फैक्टर्स थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकते वो प्लांटे में डाला, और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से वो प्लांटे में डाला। एनिमलिया में जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके फूड पे डिपेंड होते हैं, इनकी जो खाना खुद नहीं बना सकते वो एनिमलिया में डाला। ठीक है, बट इनकी लिमिटेशन रहेगी थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आता जरूर है। पहला कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे क्या होते हैं, है ना। दूसरा, इन्होंने प्रोकार्योट और यूकार्योट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, है ना, इनमें भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। और साथ ही साथ कौन से फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन से नॉन फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी इन्होंने नहीं बताया था। और कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे थे, कुछ जीव ऐसे थे जो ना ही प्लांट में आते थे और ना ही एनिमलिया में आते थे, है ना, वो दोनों में ही नहीं आते थे। तो कुछ ऐसे भी बिलोंग करते थे, तो उसमें भी समस्या थी। ठीक है, तो कार्ल स्लिथ ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया था, बट ये इनकी लिमिटेशन रहेगी। तो उसको पूरा करने आते रॉबर्ट पिटकर इन 1969, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। ठीक है, किसके बेस पर दिया था, कौन कौन से फैक्टर थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। की सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइज कैसे है, और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ठीक है, ये सब दिया था। और अच्छी बात यह है कि जो क्लासिफिकेशन था ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, और ये पिछले चैप्टर की है ना, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एक करके यहाँ पे सबको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मोनेरा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम में पढ़ लेते हैं। देखो, जो मोनेरा किंगडम की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, है ना, याद रखना किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। इसमें 4 टाइप के हमें ग्रुप को पढ़ना है, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्के बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो है ना रिवीजन के लिए। अगर आपको इसको एक्सप्लेन के साथ समझना है, डिटेल में समझना है, तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया, इनकी रिजिड सेल वॉल होती है ना, क्योंकि इनके नाम म्यूरामिक एसिड होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और इनकी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये एक्सट्रीमली सिचुएशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे जहाँ पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हो उसको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, हाई टेम्परेचर में भी थर्मोएसिडोफाइल्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो मीथेन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिसको मिथुनोजेंस बोलते हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ होते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, कीमोऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाते हैं बट केमिकल्स की मदद से। ठीक है, तो ये होते हैं। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। इनकी भी रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इनकी सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, कीमोसिंथेटिक इनकी केमिकल्स की मदद से बनाते हैं, हेटरोट्रॉप्स इनकी जो बनाती ही नहीं है। ठीक है, और ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए। ठीक है, तो पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है, सैप्रोफाइटिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। पैरासाइटिक यानी कि सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, पैरासाइट यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, सॉरी गलती होगी, और सैप्रोफाइटिक यानी कि जो सड़े गली चीज़ों को खाते हैं, और सिम्बायोटिक यानी कि जो रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। यूजेस क्या क्या है, बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ये लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह काम करता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये नाम याद करना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, साथ ही साथ हेटरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया होता है वो फील्ड में और मेडिसिन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया के अंदर इतना याद रखना, रिजिड सेल होती है, फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉप्स होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, भाई ये याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी का है ना क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करता है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में मतलब बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट होता है। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और साथ ही साथ उनको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इनमें माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, याद रखना। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं, इनकी बहुत ही छोटे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके कारण बीमारी भी होती है। ये पैथोजेंस होते हैं, इनकी जो डिसीज कॉज करते हैं, जो बीमारी कॉज करते हैं उसको हम बोलते हैं पैथोजेंस, याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैथोजेंस।
ठीक है। तो पैथोजेंस याद रखना जो डिसीज़ कॉज करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा भी डिसीज़ कॉज करता है जो कि है निमोनिया, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। और FI बीमारी कॉज करता है फेलिन इन्फेक्शन एनीमिया। ये पूछा जाता है कि कौन कौन बीमारी करता है, ठीक है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इनकी एक ही पेरेंट्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा मोनेरा किंगडम। अब यहाँ पे पढ़ते हैं दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम। देखो प्रोटिस्टा किंगडम यूकार्योटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअल दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जबकि जो मोनेरा किंगडम है ना, ये प्रोकार्योट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब प्रोटिस्टा किंगडम में भी यहाँ पे देखें तो ये मोस्ट एंड एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेफर करते हैं, इनका हैबिटेट भी पूछा जाता है, ठीक है। अब इनमें 5 ग्रुप्स होते हैं, है ना, कौन कौन से? क्रिस्टोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमूल्स, प्रोटोजोआ। तो जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं। जो क्रिस्टोफाइट्स होते हैं ना, वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें, ठीक है। इनके अंदर भी क्लोरोफिल कंटेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। और इनके रिजिड सेल वॉल होता है, रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है, क्योंकि ये बने होते हैं सेल्यूलोज से, सिलिका से और पेक्टिन से। तो ये भी पूछा जाता है कि भाई किससे बने होते हैं, ठीक है। तो इनकी रिजिड सेल वॉल होती है किसकी? क्रिस्टोफाइट्स की। और हाँ, क्रिस्टोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन प्लांट भी बोलते हैं, है ना, गोल्डन प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और कि जो यू बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि असली वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा करते हैं यहाँ पे, तो ये ज़्यादातर एक्सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये कुछ हॉटोट्रॉपिक होते हैं। और डाई एटम्स, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है जो कि चीफ प्रोड्यूसर होता है फूड का ओशन में, ठीक है। और जो डाई एटम्स अर्थ है ना, वो उनकी जो सेल वॉल है वो क्या होती है? वो मर जाती है, बट उनके जो डाई एटम्स है वो प्रेजेंट होते हैं ओशन में और सालों साल बदलते रहते हैं और बन जाता है डायटोमिक अर्थ, ठीक है। तो याद रखना। और इनका रफ टेक्सचर होता है, रिजिड होता है। और इनका यूजेस भी पता कर लेना, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं? ये पॉलिशिंग में, टूथपेस्ट में, ठीक है, और पेस्ट कंट्रोल में यूज़ होता है, और ग्रेन्स को स्टोर करने में भी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पड़ता है डायनोफ्लैजिलेट। इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, कौन से? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। ये ना ही प्लांट लाइक होते हैं और ना ही एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी क्लोरोफिल, सेंथोफिल्स, कैरोटीन प्रेजेंट होता है ना। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट कि लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके अंदर लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, आई स्पोर्ट जिसे कहते हैं। और एक ऑर्गेनल्स ऐसा है, एक जीव ऐसा है जिसका नाम है रखना एरिथ्रोपसिडम, ठीक है। एरिथ्रोपसिडम ये स्मॉलेस्ट आई स्पोर्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो एरिथ्रोपसिडम में स्मॉलेस्ट आई स्पोर्ट होता है, ठीक है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटोसिंथेटिक होता है और इंजेक्शन यानी कि शिकार विकार करते हैं। और ज़्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल में फिजन में, ठीक है। और रेड टाइट्स क्या होता है भाई? जो सी है उसका कलर रेड दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है रेड डायनोफ्लैजिलेट का। एक सा एग्जांपल याद करना, गोनिया लेक्स, ठीक है, गोनिया लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वो प्लांट लाइक और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट दोनों होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती है जैसे माइकोप्लाज्मा में था, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो यूग्लिनोइड्स जो होते हैं ना, यूग्लिनोइड्स, ठीक है, ये जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ये शेप चेंज कर लेते हैं जब भी मूव करते हैं, यानी कि जब भी चलते हैं ना तो शेप चेंज कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाबोली, है ना, जिसका स्पेशल नेम है मेटाबोली। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं इसलिए शेप चेंज कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनका प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको बोलते हैं पेलिकल, क्या बोलते हैं? पेलिकल। और ये ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यूग्लिनोइड्स के पास, ठीक है। और ये ज़्यादातर एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। इनका हैबिटेट एक्वेटिक होता है, इनकी पानी में ज़्यादा रहने वाले होते हैं, ठीक है। और ये बताया था क्लोरोफिल कंटेंट होता है, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब बात करते हैं स्लाइमूल्स। तो स्लाइमूल्स जो होते हैं वो फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है, सेप्रोफाइटिक होते हैं, इनकी सड़े गली चीज़ को खाते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट डिकेइंग हैबिटेट में प्रेफर करते हैं, है ना। और ये बैक्टीरिया, फंगी, ईच इन सबको फीड करते हैं, खाते हैं, ठीक है। और ये पैरासिटिक होते हैं और प्रीडेटर्स होते हैं, इनकी शिकार विकार करते हैं। इनका जो फूड इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन यानी कि इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। तो अमीबा लाइक होता है, जैसे अमीबा फूड इनटेक करता है ना, वैसे ये भी करते हैं। और ये ज़्यादातर एसेक्सुअल प्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल में भी स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। और एक इंडिविजुअल की छोटे छोटे सेल जो बनाते हैं, एग्रीगेट मास बना लेते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। अब प्रोटोजोआ पढ़ते हैं। तो प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होता है, यानी कि एनिमल के फीचर्स होते हैं। ये दोनों ही सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। ये सेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। हेटरोट्रॉपिक होते हैं, इनके अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अमीबा लाइक न्यूट्रिशन होता है और इनमें भी सेल वॉल नहीं होती है। देखो प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती है, एमीबॉइड प्रोटोजोआ। और एक यहाँ पे पढ़ते हैं इनके ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो ग्रुप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ग्रुप ला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले एमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है, ये अपना खाना सीडोपोडिक में से लेते हैं, फॉल फीट होते हैं और ये टेम्परेरी एक्सटेंड करते रहते हैं साइटोप्लाज्म से, जिससे लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन की एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। और ये पैरासाइट्स होते हैं। और एक एग्जांपल एंटामीबा हिस्टोलाइटिक का है, जिससे एमीबेसिस बीमारी कॉज होती है। अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी कि ये फ्लैजिला की मदद से मूव करते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस, यानी पैरासिटिक होते हैं और इससे स्लीपिंग सिकनेस वाली बीमारी होती है। अब बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ है, सीलिया की मदद से मूव करते हैं। एग्जाम्पल इसका
पैरामीशियम एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, इसका डायग्राम है। स्पोरोजोअन ये नॉन मोटाइल प्रोटोजोआ होते हैं, यानी कि मूव ही नहीं करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन पर रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, और पैरासिटिक होता है, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया जैसी बीमारी होती है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ के ग्रुप्स भी हमने यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट किंगडम में आता है फंगाई किंगडम, ठीक है। फंगी जो होता है वो यूकॉइड्स होता है, मल्टी सेलुलर होता है। एक ऐसा ईस्ट है जो यूनिसेलुलर फंगी होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, और इनको वार्म और जो वार्म प्लेसेस पे ज़्यादा ही ग्रो करते हैं। सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, हैबिटेट ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर हाइफे होता है, ठीक है। जब इंटरकनेक्ट नेटवर्क बना लेते हैं तो इसको बोलते हैं माइसीलियम, और इनकी जो सेल वॉल है वो किटिन एंड पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। एग्जाम्पल ये याद रखना, सेल वॉल जो होती है वो किटिन एंड पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। न्यूट्रिशन देखें तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइट, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है ना। फंगी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को पढ़े तो इसका एग्जाम्पल है लाइकेन और माइक्रोहिजा। लाइकेन यानी कि फंगी और ब्लूग्रीन एल्गी के बीच में है ना रिलेशनशिप होता है। माइक्रोहिजा यानी कि फंगी और हायर प्लांट्स के रूट में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल आते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के, लाइकेन और माइक्रोहिजा। अब यहाँ पे इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, माइसीलियम फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, ठीक है। इसमें स्पोर्स जो होते हैं देखो इसकी आउटर कवरिंग होती है स्पोरेंजियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें तो 2 मीटिंग टाइम्स होते हैं प्लस माइनस। जब एक माइसिल में प्रेजेंट होते हैं 2 मीटिंग टाइम्स तो उसको बोलते हैं होमोथैलिक। जब अलग माइसिल में प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम हेट्रोथैलिक। हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो पता ही होगा, सिंगल कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम का हैप्लॉइड, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। डिप्लॉइड सेल यानी कि 2 कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम्स का, जिसको होता है 2n, ठीक है। और ये फंगी के सेक्सुअल साइकिल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको समझ लेना है। और यहाँ पे प्लाज्मोगैमी यानी कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, कैरियोगैमी 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, कैरियोगैमी, और माइसिस यानी कि जिसमें सेल डिवीजन होता है, स्पोर से माइसिलियम प्रेजेंट होता है। अभी जो सेक्सुअल साइकिल है ना ये अनफेवरेबल कंडीशन में ही परफॉर्म की जाती है, ठीक है। और ये जो सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ये अलग होते हैं। देखो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों जो स्पोर्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फंगी की क्लासिफिकेशन, ठीक है, फंगी की क्लासिफिकेशन 4 होते हैं, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस एंड ड्यूट्रोमाइसेटिस। तो ये फंगी की 4 ग्रुप्स हैं, 4 क्लासिफिकेशन, इसको हमें समझ लेना है कौन कौन से, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस एंड ड्यूट्रोमाइसेटिस। तो सबसे पहले इनको हम कॉमन नेम समझते हैं। तो फाइकोमाइसेटिस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन फंगाई, एस्कोमाइसेटिस को हम सेक फंगी कहते हैं, बेसिडियोमाइसेटिस को क्लब फंगी, और ड्यूट्रोमाइसेटिस को हम इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। माइसिलियम की बात करें, मैंने बताया था ना हाइफे जो इंटरकनेक्ट नेटवर्क बना लेते हैं तो जिसको माइसिलियम कहते हैं, ठीक है। तो फाइकोमाइसेटिस में असेप्टेट होते हैं, यानी कि सेप्टम नहीं होता है, जिससे ये सेपरेट होते हैं अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, और सिनोसाइटिक होता है, यानी कि कॉमन बॉक्स होता है। एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस और ड्यूट्रोमाइसेटिस में सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है, ठीक है, सब में सेप्टेट ब्रांच होता है। बट फाइकोमाइसेटिस में असेप्टेट होता है, सेप्टम नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसेटिस स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, एस्कोमाइसेटिस भी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, बट बेसिडियोमाइसेटिस फ्रेगमेंटेशन करता है, और ड्यूट्रोमाइसेटिस भी स्पोर फॉर्मेशन करता है। तो बेसिडियोमाइसेटिस में ही सिर्फ फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो फाइकोमाइसेटिस में क्या होता है, जू स्पोर्स होते हैं, है ना, जू स्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, और अल्पनेव स्पोर्स यानी कि जो नॉन मोटाइल होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते। और एस्कोमाइसेटिस में एसेक्सुअल स्पोर होता है कोनिडिया, ये याद रखना, कोनिडिया जो होता है वो एस्कोमाइसेटिस का एसेक्सुअल स्पोर्स होता है। और बेसिडियोमाइसेटिस में एसेक्सुअल स्पोर्स होता ही नहीं है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ड्यूट्रोमाइसेटिस में कोनिडिया होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसेटिस में होता है, एस्कोमाइसेटिस में भी होता है, बेसिडियोमाइसेटिस में भी होता है, बट ड्यूट्रोमाइसेटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये याद रखना है, इसलिए इसको हम इनपरफेक्ट फंगी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो फाइकोमाइसेटिस में फ्यूजन के बाद जाइगोस्पोर्स बनता है, एस्कोमाइसेटिस में एस्कोकार्प बनता है, इनकी एस्कोस्पोर्स, और बेसिडियोमाइसेटिस में बेसिडियोकार्प एंड बेसिडियोस्पोर्स। और ड्यूट्रोमाइसेटिस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ से आ गया। तो ये हमने 4 फंगी के किंगडम की क्लासिफिकेशन को हमने समझ लिया है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बच जाता है जो कि है वायरसेस, है ना, जो कि है यहाँ पे देखो वायरसेस, विरोइड्स, ट्राइन्स एंड लाइकेंस। तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो वायरसेस है ना, क्वेश्चन चलता है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये जो वायरसेस, विरोइड्स और ट्राइन्स और लाइकेंस है ये पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन में बिलोंग ही नहीं करते, 5 किंगडम में ही नहीं आते, ठीक है। और वायरसेस जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसको हम इनके फीचर से समझते हैं। अभी नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि इनके सेल ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं करते अपने आप से, और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जब ये लिविंग होस्ट में चले जाते हैं, ठीक है, तो ये रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, मिच्युएट करने लगते हैं, है ना, लिविंग होस्ट के अंदर, और इनके अंदर जेनेटिक प्रेजेंस होता है RNA और DNA, ठीक है। अब वायरसेस की बात करें तो इनके अंदर सेल नहीं होता है, स्टेम स्मॉल होते हैं, और इनमें वायरस को पहले बार टर्म दिया था लावनोव्स्की ने
और ये होस्ट यानी कि लिविंग होस्ट के बारे इनर्ट रहते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, है ना, इनकी दूसरे ऑर्गन में जब चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रखते हैं, ठीक है, और उनको पूरे न्यूट्रिएंट्स निचोड़ करके तब उसका इन्फेक्शन कॉज करके तब उनके लिविंग होस्ट से बाहर जाते हैं, ठीक है। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है, और वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन कोड होता है, प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, याद रखना, प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और कैप्सिड में हेलिकल अरेंजमेंट होता है कैप्सोमर्स का, है ना, तो कैप्सोमर्स ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वायरस बहुत से एनिमल्स में देखें तो मम्स, है ना, मिसल्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और प्लांट्स में बीमारी होती है ड्वार्फिंग यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट छोटा रह जाता है और प्लांट्स में मोसेक फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आता है वीरोइड्स। अब बात करते हैं यहाँ पे वीरोइड्स के बारे में। तो जो वीरोइड्स होते हैं वो भी वायरस जैसे ही होते हैं, बट ये वायरस से भी बहुत छोटे होते हैं और ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। और इनमें फ्री आरएनए होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके ना प्रोटीन कोड होता ही नहीं है। तो ये जो वीरोइड्स है यानी वायरस से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वायरस में दोनों चीज़ होती है ना, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड, ठीक है, जबकि वीरोइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रायन्स के बारे में। तो जो प्रायन्स होते हैं वो भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि कैटल में डिसीज कॉज करते हैं जिसका नाम है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, जिसका कॉमन नेम है मैड काउ डिसीजेस, ठीक है। और ह्यूमन्स में भी डिसीज कॉज करता है सीजे जैकब डिसीज, सीजेडी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक बच जाता है यहाँ पे लाइकेंस, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक यहाँ पे हम समझते हैं अपनी बायोलॉजी बुक से। तो सबसे पहले देखो लाइकेंस, मैंने बताया एसोसिएशन होता है फंगी और इसका एल्गी का, ठीक है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी के बीच में, ठीक है। तो एल्गी के कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबियॉन्स और फंगल के कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबियॉन्स, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो लाइकेंस होते हैं वो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी कि पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। और एक गैस का नाम है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये उसमें रिच होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका हमने रैपिड रिवीजन किया, ठीक है। और ये लास्ट टेबल बच जाती है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगे, प्लांटे, एनिमलिया के सेल टाइप्स, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन का कैसा मोड है, इनकी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा चैप्टर एंड होता है। अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे देखो ये यूग्लिनोइड्स का ये 10वां क्वेश्चन, और यहाँ पे एक ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। और एक ये याद कर लेना 8वां। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लेना और अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो, है ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद।